दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, कैसे हो? एकदम झकास, फर्स्ट क्लास, एक नंबर, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी मस्त हूं, एकदम जबरदस्त हूं, एकदम फर्स्ट क्लास हूं। और अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। पार्ट 2 का चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है असाइनमेंट। आज हम जो शुरू कर रहे हैं असाइनमेंट, ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, है ना। मैं कुछ बातें आपको ये टॉपिक शुरू करने से पहले बता देता हूं। आपको ये बुक मार्केट से लाने का है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक कॉमर्स पार्ट 2, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक कॉमर्स पार्ट 2 की ये बुक है। ध्यान दीजिएगा बराबर, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक कॉमर्स पार्ट 2। ये फर्स्ट एडिशन 2020 का है। इसका जो वेरी फर्स्ट एडिशन है वो 2020 का है। आप देख सकते हो यहाँ पे, शायद उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये फर्स्ट एडिशन 2020 का है। इसकी जो प्राइस है 103 रुपए, 103 रुपीज, 103 रुपए का ये बुक है। मार्केट में अवेलेबल है। मैंने भी मार्केट से ही परचेज किया था। सॉफ्ट कॉपी इसके पहले हम लोगों को मिल गई थी, लेकिन ये जो हार्ड कॉपी है ये मार्केट से मुझे मिली। अब आप लोगों को क्या करने का है, ये आप लोगों को परचेज कर लेने का है बुक, बिकॉज ये हम लोगों को बार बार, मैं नहीं तो क्वेश्चंस पूरे लिखने पड़ेंगे मुझे, तो उसमें समय जाएगा। ये और वैसे भी आपको इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बुक लगेगी ही, ठीक है। जितने जल्दी आप परचेस कर लो उतना अच्छा रहेगा। मैट्रिसेस का आप लोगों ने फुल फ्लेज में एफर्ट शुरू, ये तो पार्ट 2 की बुक है। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भी बुक्स परचेज करने हैं, बिकॉज पार्ट 1 के अंदर मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस आपको ओल्ड बुक में हमने जो सॉल्व किया है उससे भी करने का है, उसमें सारे कंसेप्ट है, और न्यू बुक से भी कर लेने का है। बहुत सारे प्रॉब्लम रिपीट हो गए न्यू और ओल्ड में। जो प्रॉब्लम रिपीट हुआ उसको ना भी किया आपने तो चल जाएगा, या दूसरे मेथड से करो। पहले इसमें आपने रो से किया था तो दूसरे इसमें उसको कॉलम से करो, उतनी ही प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपके पास में लॉकडाउन की वजह से बहुत अच्छा खासा समय है, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको, है ना। अब मैं क्या बात आप लोगों के साथ में करने जा रहा हूं, मैं बात ऐसी करने जा रहा हूं इसमें कि ये बुक परचेज करने के बाद में हम लोग फुल फ्लेज इसमें शुरू कर देंगे। लगभग 20 लेक्चर मुझे लगेंगे असाइनमेंट को खत्म करने के लिए, 15 से 20 लेक्चर लगेंगे। अब देखते हैं कैसे खत्म होता है, कैसा है ना। इसमें आपका भी मुझे सपोर्ट लगेगा। मेरा काम है कंसेप्ट बताना, मैं बहुत अच्छे से कंसेप्ट बताऊंगा, आप लोगों का फंडा क्लियर कर दूंगा, भरोसा रखिए मेरे पे। लेकिन एक भरोसा मुझे आपसे भी लगेगा, वो ऐसा कि आप पूरा उसको प्रैक्टिस करके कंप्लीट करेंगे। मैट्रिसेस की टेस्ट रहेगी आने वाले कुछ ही दिनों में। आप लोगों ने एफर्ट शुरू कर दिया होगा, और मैट्रिसेस के बाद में हम लोग असाइनमेंट की टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है। जितना डिस्कशन मुझे अदर करना था मैंने कर लिया। अब आ जाता हूं इस टॉपिक पे, शुरुआत कर देता हूं इस टॉपिक की। इस टॉपिक में देखिए, नाम है असाइनमेंट। इस असाइनमेंट के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, हंगेरियन मेथड यूज करते हैं। ये हंगेरियन मेथड बेसिकली, इसका नाम ऐसा पड़ा हुआ है कि वो जो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेथड की शुरुआत किया था, वो हंगेरियन कंट्री से बिलोंग करते थे। फिर फाइनलाइजेशन तक उन दोनों साइंटिस्ट ने नहीं लाया था, एक तीसरा ही साइंटिस्ट है उसने फाइनलाइज किया। लेकिन उन दोनों साइंटिस्ट के ऑनर में, और वो दोनों हंगेरी से बिलोंग करते थे, तो उन दोनों के ऑनर में हंगेरियन मेथड इसका नाम रखा गया। हमको इस मेथड का बिल्कुल भी काम नहीं है, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे इस मेथड का। सिर्फ पता रहना चाहिए कि हंगेरियन मेथड बोलते। कभी कभार कोई क्वेश्चन में हंगेरियन मेथड बोल देवे और हमको ऐसा लगे कि ये क्या पूछ लिया,
तो पता रहना चाहिए। हंगेरियन मेथड यानी जो नॉर्मल हम असाइनमेंट प्रॉब्लम जिस मेथड से सॉल्व करते हैं उसी को हंगेरियन मेथड बोलते हैं। ठीक है, एक बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रॉब्लम जो हम लोग करने जाएंगे हमेशा हमारा स्टाइल वही रहेगा, एक्सरसाइज मेरे तरफ प्लस आपके तरफ, सॉल्व एग्जाम्पल पूरी तरह से आपके तरफ, मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी तरह से आपके तरफ, है ना। ऐसा हमारा सीक्वेंस चलेगा। अब आ जाइए मित्रों, बात चल रही है एक्सरसाइज 7.1 की। एक्सरसाइज 7.1 फुल फ्लेज शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज 1 शुरू करने से पहले मैं जो डिस्कशन आप लोगों से करूंगा वो कुछ अलग डिस्कशन करूंगा। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली असाइनमेंट मीन्स। असाइनमेंट का एग्जैक्ट अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। बड़ी आसान सी बात है, कोई खास बात नहीं है, कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। वैसे भी मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, तो कोई खास बात नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन यानी गाइड भी करता हूं और हम और आप मिलकर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये व्हाट इज एग्जैक्टली असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब बड़ा सरल और सिंपल है, वैल्यूज को असाइन करना, है ना। अब कैसे असाइन करना मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब वैल्यूज को असाइन करना, ये बात कुछ इस तरह से है कि मैं अगर ले लूं तो डिस्कशन ऐसा चलेगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं जॉब, ठीक है। कुछ मैंने ए बी सी डी 4 जॉब मैंने लिख लिए, ये 4 काम करने का है। और ये मैं लिख ले रहा हूं ऑपरेटर या पर्सन्स। पर्सन्स जो है ये जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो है पी क्यू आर एस। 4 लोग हैं और 4 जॉब है। 4 लोगों को 4 जॉब परफॉर्म करने हैं। आप पूरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से ये समझेंगे कि असाइनमेंट यानी है क्या। तो धीरे धीरे आपको पूरा क्लिक हो जाएगा ये मैं क्या चर्चा कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, सारा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस ये 4 लोग हैं और ए बी सी डी ये 4 जॉब हमें परफॉर्म करने हैं। अब ये जो जॉब एक को परफॉर्म करने के लिए पी को 20 मिनट लगते हैं, है ना। जॉब बी परफॉर्म करने के लिए 70 मिनट लगते हैं, इसको 90 मिनट लग रहा है और इसको 100 मिनट लग रहे हैं। वहीं अगर क्यू की बात देखा जाए तो क्यू को जॉब एक को 100 मिनट लग रहा है, जॉब बी को 90 मिनट लग रहा है, जॉब सी को 70 मिनट लग रहा है और जॉब डी को 20 मिनट लग रहा है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं अपने मन से बिल्कुल। अब बारी है आर की। आर अगर जॉब बी करता है तो 10 मिनट में कर लेता है, जॉब सी करता है तो 50 मिनट लगते हैं, जॉब डी करता है तो 200 मिनट लगते हैं और जॉब ए करता है तो 500 मिनट लगते हैं। ये जो एस है, एस अगर जॉब सी करता है तो 10 मिनट में कर लेता है और जॉब बी करना है तो 50 मिनट लगते हैं। अगेन इसको भी जॉब ए को 500 मिनट लग रहे हैं और जॉब डी को 200 मिनट लग रहा है ना। ये हम लोगों ने समय निकाल लिया है, ये टाइम दिया हुआ है
कि पी क्यू आर एस ये चार लोग अगर ए बी सी डी ये चार जॉब परफॉर्म करे तो कितना समय लगेगा, ये यहां पे दिया हुआ है। अब आप ही मुझे बताइए, अगर हम और आप किसी भी आदमी को कोई काम दे तो वो काम कम से कम समय में होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा समय में होना चाहिए? आप ही बताइए। कोई काम करना है, हमारे पास में कुछ दिन का रिस्ट्रिक्शन है और उसमें वो काम खत्म करने का है, तो क्या हमारा एम रहेगा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो सकना चाहिए? यही हमारा एम रहेगा ना। इस क्वेश्चन में भी हमारा एम यही है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। अगर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हमें कंप्लीट करना है तो बट नेचुरली आप ही बताइए, जब जॉब ए परफॉर्म करने को ये चारों लोग कर सकते हैं, जॉब ए पी भी कर सकता है 20 मिनट में, क्यू 100 मिनट में, आर 500 मिनट में और एस भी 500 मिनट में। अब आप ही बताइए, ये जॉब पी आप किसको, जॉब ए आप किसको दोगे? पी को दोगे, क्यू को, आर को या एस को? पी 20 मिनट, 100, 500, 500। आप ही बताइए, आप ही सोच के बताइए, विथ वेरी कोई मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम हमारा नॉर्मल लॉजिक यूज कर रहे हैं और इसी नॉर्मल लॉजिक के भरोसे हम बड़ी आसानी से, सरलता से समझ सकते हैं कि हमें जॉब ए जो परफॉर्म करना है वो हमने पी को ही देना चाहिए। बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है। ए हमने पी को ही देना चाहिए क्योंकि 20 मिनट में खत्म कर रहा है, बाकी सब लोग बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। अगर बात है जॉब बी की, तो जॉब बी को पी 70 मिनट लगा रहा है, क्यू 90 मिनट, आर 10 मिनट और एस 50 मिनट। अब आप ही बताइए, जब ये जॉब बी को आर 10 ही मिनट में परफॉर्म कर सकता है और बाकी सब बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, तो हमने ये जॉब पी किसको असाइन करना चाहिए? आर को। ये सिमिलरली जॉब सी और जॉब डी, जॉब सी मैं एस को असाइन करूंगा, जॉब डी मैं क्यू को असाइन करूंगा। इसमें बराबर मेरे चार जॉब चार लोगों को असाइन हो रहे हैं और एकदम सही है ना। जो बंदा जिस काम को सबसे कम समय में करता है, मैं बराबर उसी को असाइन कर रहा हूं। इसी को तो बोलते हैं असाइनमेंट। अब असाइनमेंट शेड्यूल में बनाऊं तो कैसे बनेगा? असाइनमेंट शेड्यूल, असाइनमेंट शेड्यूल अगर मैं बनाऊं तो इसमें रहेंगे पर्सन्स, या जॉब लिख लेता हूं पहले मैं, इधर भी जॉब है तो जॉब्स, पर्सन्स और टाइम इन मिनट। बारी ऐसी है, जॉब कौन से है हमारे? ए बी सी डी, चार जॉब है। ए मैंने किसको असाइन किया हुआ है? पी को। ए मैंने असाइन किया हुआ है पी को। बी मैंने नहीं, हमने, आपने और मैंने मिलके बी असाइन किया आर को, सी असाइन किया एस को, डी असाइन किया क्यू को। और जो समय लगा हुआ है वो कुछ इस तरह, तेरी पल के मेरी पलकों से मिला ले आंसू तेरे सारे। बस बहुत हो गया, बहुत मजे कर लिए, आ जाओ। ए को ये पी, जॉब ए पर्सन पी करेगा तो 20 मिनट लगेंगे। जॉब बी पर्सन आर करेगा तो 10 मिनट लगेंगे। जॉब सी अगर एस करेगा तो 10 ही मिनट लगेंगे और जॉब डी क्यू करेगा तो 20 मिनट लगेंगे। टोटल जो हमें समय लग रहा है 20 और 20 40 और 20 60 मिनट। टोटल जो समय लग रहा है कितना लग रहा है?
60 मिनट्स, 1 घंटे में सारे जॉब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बेसिकली असाइनमेंट शेड्यूल, ये हमने बराबर असाइन कर दिया। सर ये तो बड़ा आसान है ना? क्या ये हंगेरियन मेथड है? बच्चों ये हंगेरियन मेथड है ही नहीं। सर फिर ये कौन सी मेथड है? दिस इज नॉर्मल लॉजिक। हमने हमारे दिमाग में जिसको सही लगा उसको वो जॉब असाइन किया, नॉर्मल सोच के भरोसे। जितनी सोच आपके पास में, जितनी सोच मेरे पास में, इसी को हेल्प लेके हमने जो वैल्यूज, ये पर्सन और वर्क, जॉब असाइन किए, बस यही है। सिर्फ ये हमारी नॉर्मल मेथड है। यहाँ पे 4-5 लोग हैं तो शायद ये मेथड बहुत अच्छे से नॉर्मल लॉजिक से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बहुत बड़े इंडस्ट्री की बात देखा जाए जहां लाखों करोड़ों जॉब है, लाखों करोड़ों आदमी हैं, वहां हम नॉर्मल लॉजिक के भरोसे इतने सारे वैल्यूज में काम नहीं कर सकते। वहां हमें कोई सॉफ्टवेयर लगेगा, उस सॉफ्टवेयर में कोई लॉजिक देना पड़ेगा, है ना? ये सारी बातें, ये सारे लॉजिक देने के लिए ही हंगेरियन मेथड है। इस हंगेरियन मेथड में एक कोई तो भी एक जरिया लिया हुआ है, एक मेथड लिया हुआ है। उस मेथड से कुछ स्टेप्स है उसमें। जितना सिंपल तरीके से हमने यहां किया हुआ है, इतना सिंपल हंगेरियन मेथड में नहीं है। हंगेरियन मेथड में बहुत सारे, है ना, दिक्कतें हैं, बहुत सारे तकलीफों से किया हुआ है। लेकिन हंगेरियन मेथड है एकदम जबरदस्त। उसमें फाइनल रिजल्ट एकदम अल्टीमेट ही रहेगा, एकदम सही रहेगा। थोड़ा सा, और वैसे भी देखो, अब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। हमारे लिए, हमें एग्जाम में हमसे क्या एक्सपेक्टेड है? हंगेरियन मेथड सॉल्व करके आवे। तो हमें बाय डिफॉल्ट हंगेरियन मेथड समझना पड़ेगा, उसके लॉजिक समझना पड़ेगा, है ना? ये सर फिर ये आपने फालतू में नॉर्मल लॉजिक से क्यों करके बताया? नॉर्मल लॉजिक से इसके लिए करके बताया ताकि आप लोगों को लॉजिक समझ में आ सके, ये क्या है ये समझ में आ सके। आपको फाइनल एग्जाम में तो हंगेरियन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा मित्रों। ऐसी बात है। सर आप कितने बड़बड़ करते सर? आप कंटिन्यूअस बड़बड़ कर सकते हैं। हाँ यार ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, क्या करूं, आदत से मजबूर। बचपन से ही ऐसा ही था, जो मिल लेवे उसके साथ में बतिया लेता था। और अभी अब कोई नहीं मिल रहा तो ये कैमरे के साथ में ही बतिया ले रहा हूं। ऐसी सिचुएशन है मेरी। आप लोग तो मेरे से मिलने आते नहीं, आना भी नहीं चाहिए, घर पे आराम करना चाहिए। आराम नहीं, घर पे पढ़ाई करनी चाहिए। अभी मैट्रिसेस की टेस्ट आने वाली है, असाइनमेंट आने वाला। अब तो ऐसा देखो ना कैसा लगाता हूँ आपके पीछे। बहुत आराम कर लिया ना। कुछ लोग तो मेरे को फोन करके बोल भी दिए, सर कब शुरू होगा, कब शुरू होगा? तो लो शुरू हो गया। अब देखो, अब मैं बोलूंगा कब टेस्ट दोगे, कब टेस्ट दोगे, है ना? लेकिन अच्छा है दोस्तों, ये सारी चीजें आने में समय लग गई और थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन अब मस्त कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, बिल्कुल 100% मंडे टू सैटरडे कंटिन्यूअस। इतनी ताकत के साथ में लगेंगे कि हर कोई याद करता रहे। क्या जबरदस्त ये लेक्चर्स हो रहे हैं और बड़ा मजा भी आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग। इस लॉजिक को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। मैं बातें करने लग जाऊंगा तो बहुत समय चले जाएगा, ऑलरेडी काफी समय हो चुका है। मैं कोशिश करता हूं कि लेक्चर बहुत बड़ा ना होवे, 1-1 घंटे के लेक्चर थोड़े से कहीं तो भी हेवी हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको छोटे लेक्चर में ज्यादा कंटेंट दे दूं। बट थोड़ा बहुत चलते रहता, कभी खुशी कभी गम। तो हम लोगों ने ये असाइनमेंट की बात समझ लिया है। बुक आप कल से परसों से जब भी आप लेक्चर देखोगे तो ये बुक आपके सामने रहेगी, जितने जल्दी हो सके लेके आ जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों के एकदम ही पीछे लगे, कहीं लॉकडाउन है, कहीं कंटेनमेंट जोन है, वहां से भी आप घर वालों को नहीं भी रहा तो मैं 2-4 दिन तक आपको सारे क्वेश्चन यहां लिख के देते रहूंगा। यू नीड नॉट टू वरी। और साथ ही में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का प्रॉब्लम भी, सारे प्रॉब्लम्स में उसकी पीडीएफ, ये चैप्टर की पीडीएफ आपके पास में दे दूंगा। इस लेक्चर के साथ में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यानी इन केस आपके पास में बुक 10-15 दिन 20 दिन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक विंडो में पीडीएफ ओपन करना पड़ेगा, एक विंडो में
ओपन हो जाएगा आपका लेक्चर, है ना। मोबाइल के अंदर वो रहता है ना, अलग अलग विंडोज आपको दिख जाते हैं, राइट हैंड साइड का बटन क्लिक करने के बाद में ऐसे, तो उसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेने का पीडीएफ में से पूरा अच्छे से, और उसके बाद में वीडियो देखने का, तो सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं। लेकिन अगर सामने बुक रहे तो बात ही कुछ और है। अब आ जाइए मित्रों, सबसे पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं, एकदम अंगार प्रॉब्लम शुरू करते हैं। जबरदस्त प्रॉब्लम है, मस्त है, मजा आएगा आप लोगों को, एंजॉय करोगे आप लोग। ठीक है, चलो मित्रों, बात कर रहे हैं, करूं स्लाइड चेंज करूं मैं? तो बात हम लोगों की चल रही थी सबसे पहले प्रॉब्लम की। पर्पसफुली ये पहला प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिख के रख दिया, पता है क्यों? बिकॉज आप लोगों का कीमती समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको बहुत पढ़ने का है, आपको मैट्रिसेस सॉल्व करने का है कंप्लीटली, उसके बाद में इसका भी होमवर्क अब शुरू ही रहेगा। तो इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिख के रख दिया ताकि आपका समय ना जावे। ये क्वेश्चन पूरी तरह से आज हमारा टारगेट है कि ये इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन हंगेरियन मेथड से जो सॉल्व करते हैं थोड़े से बड़े रहते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, शायद एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन होंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा ही होगा, बिकॉज द क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े रहते हैं इसमें। अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है ये। जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज 4 जॉब, एक कोई प्रोडक्शन यूनिट है जिसके 4 जॉब है, ए बी सी डी, which can be manufactured on each of 4 machine। ये जो 4, आप लोगों को देखो आपकी नोटबुक सामने रहनी चाहिए, हर चीज लिखना है, क्वेश्चन ना भी लिखे तो चल जाएगा, ये अभी तो यानी आपके पास में बुक तो आने ही वाली है अल्टीमेटली, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारा सॉल्यूशन आपको खुद को सॉल्व करने का है, सिर्फ वीडियो देख के नहीं चलेगा। जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज 4 जॉब A, B, C, D, which can be manufactured on each of 4 machine। A, B, C, D ये 4 जॉब है जो हमें मैन्युफैक्चर करने का है on each of 4 machines P, Q, R, S। The processing cost of each job for each machine is given in following table। प्रोसेसिंग कॉस्ट नीचे दिया हुआ है, 31 मिनट, 25 मिनट, 33 मिनट, 29 मिनट, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग कॉस्ट है पी की, ऐसे ही क्यू, ऐसे ही आर और ऐसे ही एस, सब लोगों की प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट, ऑप्टिमल यानी एप्रोप्रिएट, है ना, तो ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। ध्यान रहे ये सारी प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है और हमारा एम क्या रहेगा, हमारी कॉस्ट बढ़नी चाहिए किसी काम की या कॉस्ट कम होनी चाहिए। हमारा एम रहेगा कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा वर्क हो सके, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग हो सके, यही हमारा एम है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो दोस्तों लग जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सर इतना समझ में आया अभी तक, इस क्वेश्चन में जो पढ़ा उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन सर इतना समझ में आ गया कि कुल मिला के 4 मशीनें, 1 2 3 4, गणपतीचा जय जयकार, अरे 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार। तो 4 मशीन है और 4 जॉब है, PQRS ये 4 जॉब है, 1 2 3 4 ये 4 मशीन है।
और अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रेजेंटेशन को भी बड़ी अहमियत देना पड़ेगा, अच्छे से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, हमें जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है तो दो बातें चेक करना पड़ेगा। हमेशा दो बातें हम लोग चेक करेंगे। वो दो बातें कुछ इस तरह रहेगी। चेक, सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन। जो भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दो तरह के प्रॉब्लम आएंगे। एक में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन रहेगा, जैसे कि प्रॉफिट। अगर यही सारे प्रॉफिट रहते थे 31 करोड़, 25 करोड़, 33 करोड़, तो प्रॉफिट कम से कम रहना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो प्रॉफिट के केस में, सेल्स के केस में हमारा ऑब्जेक्टिव रहता मैक्सिमाइजेशन, है ना। उन प्रॉब्लम को हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, उसका है ना दायरा अलग है। अगर हंगेरियन मेथड लगाने का है तो हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन चाहिए। प्रॉफिट और सेल्स के केस में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन रहता। वैसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा रहना चाहिए? मिनिमाइजेशन। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या मित्रों? आप ही बताइए मुझे, हाँ या ना? हाँ, आप बोलो, मैं सुन रहा हूं। आप घर बैठे अलग अलग बच्चा अलग अलग समय पे भी बोल रहा है, तो भी मैं हर एक की बात सुन रहा हूं, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं। ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन रहना चाहिए, ये पहला चेक रहेगा हमारा। सेकंड चेक रहेगा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन, और सेकंड चेक रहेगा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब ऐसा है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे रहने चाहिए? सेम टू सेम। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूं अच्छे से समझ लीजिएगा। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम टू सेम लगेंगे। 4 रो है तो 4 ही कॉलम है। अगर ये सेम नहीं है तो फिर चीजें अलग होगी। सबसे पहले हर प्रॉब्लम में ये दो बातें हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन ही रहना चाहिए। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव बैलेंसिंग में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ही रहने चाहिए, तो ही हम लोग आगे की मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं, हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं पर्पसफुली नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं, बिकॉज आप लोगों को वो पीडीएफ में बराबर दिखना चाहिए। मैं सारा लिखा हुआ पीडीएफ रोज देते रहता हूं, तो इसी के लिए आपको बराबर दिखना चाहिए। इसके लिए मैं इसको स्लाइड को चेंज करता हूं। स्लाइड को मैंने चेंज कर दिया। स्लाइड को चेंज कर देने के बाद में मैं यहां पे इस मेथड की पहली स्टेप लिख रहा हूं। स्टेप 1। पहली स्टेप के अंदर पहले स्टेप को हम लोग बोलेंगे रो मिनिमा, है ना। पहले स्टेप को हम देखो लिखेंगे नहीं, लेकिन बोलेंगे हमको याद रखने के लिए। ये स्टेप है रो मिनिमा। अच्छे से समझना, पहला क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट अच्छे से जाने चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन लगेगा। शायद मैं आपको बोला था कि मैं 25-30 मिनट में लेक्चर खत्म करूंगा, छोटे लेक्चर दूंगा, लेकिन अब एप्लीकेबल नहीं है। अभी ऑलरेडी 30 मिनट हो चुके हैं और मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए लगभग 30 मिनट और लगेंगे। ठीक है, आपको पूरा यहां बने रहना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। टन 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 टन। सबसे पहली मेथड, सबसे पहली स्टेप, इसको हम समझने के लिए हमारे दिमाग में क्या बोलेंगे? रो मिनिमा।
मतलब क्या है सर इसका? इसका मतलब है हर एक रो की जो मिनिमम वैल्यू है वो सारे एलिमेंट में से माइनस करना है, ठीक है। लेकिन हम यहां लिखते वक्त क्या लिखेंगे? सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो from subtract smallest element from all row element, है ना? फ्रॉम ऑल रो एलिमेंट, उस पर्टिकुलर रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट में से माइनस करेंगे। सर कैसे? चलो बताता हूं मैं, बड़ा सिंपल है, सरल है, कोई खास बात इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो चलो अब आप ही मुझे बताओ, मैं अब ये जॉब और मशीन नहीं लिखूंगा, सिर्फ 1 2 3 4 लिखूंगा और यहां पे PQRS लिखूंगा। 1 2 3 4 और यहां पे लिखूंगा PQRS। स्पेस दूं क्या बीच में कि रहने दूं ऐसा ही? दे देता हूं PQRS, ठीक है। अब ये PQRS लिख लिया। अब इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट आप ही बताएं, पहले रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? सर 25 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट में से माइनस कर देंगे। 31 में से 25 गए, कितना बचेगा? 6। राजकमल चौक, 31 में से 25 गए 6, 25 में से 25 गए 0, 33 में से 25 गए 8, 29 में से 25 गए 4। ये पहले रो में किया, ऐसा ही हर एक रो में करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या मित्रों? सेकेंड रो में देखते हैं, सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? 21। 21 को माइनस करना पड़ेगा सारे के सारे एलिमेंट में से। 25 में से 21 गया, 25 में से 21 गया तो 4, 24 में से 21 गया तो 3, 23 में से 21 गए तो 2 और 21 में से 21 गया तो 0। अब बारी है आर की, इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? सर 19। ओके मित्रों, तो फिर 19 सारे के सारे एलिमेंट में से माइनस कर दो। 19 माइनस 19 0, 21 माइनस 19 2, 23 माइनस 19 4, 24 माइनस 19 24 माइनस 19 5। सर थर्ड रो तो हो गई, फोर्थ रो की बारी बताइए सर। तो फोर्थ रो में सबसे छोटा एलिमेंट 34, 38 माइनस 34 4, 36 माइनस 34 2, 34 माइनस 34 0, 40 माइनस 34 6। सर ये पहली स्टेप तो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर लिया सर। अब आगे बताइए, आगे स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर हर एक कॉलम में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करेंगे। यहां आपको एक नई बात सीखने मिलेंगी, ध्यान देना। सब्सट्रैक्ट मैं लिखूंगा
subtract smallest element from each column from every element of that column, from every element of that column, from all every, यहां पे भी लिख देता हूं from every row, every element of that row, every element of that row, है ना। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम लोगों ने माइनस कर दिया, ठीक है। तो लो स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करते हैं ईच कॉलम में से, बताए 1 2 3 4, गणपतीचा जय जयकार, पकरस आम्ही सगळे फस। तो ये PQRS और 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, यहां एक नई बात आपको सीखने मिलेंगी और जरूर सीखने मिलेंगी, बड़ा मजा भी आएगा। इस कॉलम के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट बताए कौन सा है? सर सबसे छोटे तो 2 एलिमेंट है इसमें, 4 4। उनसे भी छोटा एलिमेंट है, बताओ कौन सा? 0। सर फिर क्या 0 माइनस करने का? जी हां, 0 हर एक एलिमेंट से माइनस करना पड़ेगा। 6 माइनस 0 यानी 6, 4 माइनस 0 यानी 4, 0 माइनस 0 यानी 0, 4 माइनस 0 यानी 4। सेकेंड कॉलम में से भी सबसे छोटा एलिमेंट माइनस करना पड़ेगा। आप ही बताएं सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है मित्रों? सर वेरी ऑब्वियस, ये तो 0 है। अगर 0 नहीं रहता था तो कौन सा हो जाता था? 2। सर वो तो 2 बार है, 2 बार भी है तो भी वो मिनिमम एलिमेंट हो जाता था, है ना। कितने बार आ रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए उस रो का, उस कॉलम का। तो हमारे कॉलम में अभी 0 सबसे छोटा है, तो 0 माइनस करके ये सारे एलिमेंट ऐसे के ऐसे ही आएंगे। 0 3 2 2, इसमें भी 0 है तो 8 2 4 0, इसके अंदर भी 0 है तो 4 0 5 6। ये सेकेंड स्टेप हमने पूरी तरह से अच्छे तरह से कर लिया। अब हमें थर्ड स्टेप करना पड़ेगा, है ना। थर्ड स्टेप बहुत ही अंगार है, एकदम फर्स्ट क्लास और जबरदस्त है। मैं थर्ड स्टेप अगले स्लाइड पे लेता हूं, लिख तो मैं यहां पे भी सीख सकता हूं लेकिन वो फिर पीडीएफ बराबर नहीं बनती है, इसी के लिए मैं यहां नहीं, मुझे यहां लिखने में ज्यादा आसानी होती है। ये यहां करके मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन मुझे आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है ना। मैं पूरी तरह से आपको नतमस्तक हूं, आपको तो पता है मैं कितना अच्छा हूं, कितना, बस मैं, आपको तो पता है मैं कभी मेरी तारीफ नहीं करता। तो आ जाइए हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3, इसमें स्टेप 3 का नाम बताता हूं मैं, बहुत अंगार नाम है। स्टेप 3 का नाम है लाइन मारो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? लाइन मारो आंदोलन, है ना। मारो रे मारो लाइन मारो, अरे मारो रे मारो लाइन मारो, जहां दिखे वहां मारो, मारो रे मारो लाइन मारो। देखो कोई ऐसा टीचर है जो आपको लाइन मारना सिखाए? है ना, बचपन से आदत है, जहां चांस मिले, है ना। बाकी आप समझदार हो। स्टेप 3 लाइन मारो आंदोलन। अब इसमें क्या बोला हुआ है, कैसे बोला हुआ है, तो मैं प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रखते हुए बताता हूं। ड्रॉ
ड्रॉ मिनिमम number of vertical and horizontal lines covering all zeros ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे मैट्रिक्स पूरा का पूरा यहां लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स में PQRS और 1 2 3 4 जॉब 1 2 3 4 PQRS, तो सारे के सारे जॉब मैंने लिख लिए, सारे के सारे ये पर्सन्स भी मैंने लिख लिए। अब ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स में जैसा का वैसा लिखता हूं 6084 ये लिख लेता हूं 6084। बोलो रे, दूसरा बोलो, जल्दी बोलो 4320 4320। तीसरा बोलो रे, अबे जल्दी बोलो ना 0245 0245। आखिरी का बोलो 4206 4206। कुछ गलती तो नहीं किया, सारा बराबर लिख रहे हैं, एकदम खतरनाक। मुझे क्लास में जब सारे लोग बैठे रहते तो बड़ी आसानी जाती, ये मुझे कभी पीछे देखना ही नहीं पड़ता। बच्चों को बोलो तो बच्चे सारे बता देते, मैं फटाफट करता हूं तो समय भी कम लगता है, जल्दी भी हो जाता। लेकिन अब तो आप क्लास में हो नहीं, आप तो आते नहीं और हम भी बुलाते नहीं, कोरोना है घर बैठे घर से करें। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिख लिया। सर ये आप लाइन मारने की बात कर रहे थे, कैसी कैसी बातें भद्दी भद्दी बातें करते सर आप, लेकिन बताओ अब लाइन कैसे मारने का। ध्यान रखिए, आपको जो लाइन मारने का है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़े या वर्टिकल यानी कि खड़े, है ना। कोई डायगोनल वाली ऐसे कोई लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे हम। जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे एक तो वर्टिकल रहेगी, है ना, या तो हॉरिजॉन्टल रहेगी। बिल्कुल फिक्स है, हमारे दिमाग में फंडे क्लियर है। और साथ में लाइन मारते वक्त हमें ध्यान रखने का है कि हमको ज्यादा से ज्यादा टापने का, यानी कि मेरा कहने का मतलब समझे, ज्यादा से ज्यादा जीरोस कवर करने का है ना। मेरे बातों में मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा जीरोस को कवर करने का है ना। एक तो रो में या कॉलम में, एक तो रो के जैसी लाइन ड्रॉ करोगे या कॉलम के जैसी, और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा जीरोस कवर होने चाहिए। अब बताएं, मैं इस क्वेश्चन में मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं चाहे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, या कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल, लेकिन इसके अंदर हर एक रो और हर एक कॉलम में एक ही जीरो है। तो ये प्रॉब्लम में ये वाली स्टेप्स ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमको और कुछ प्रॉब्लम लगेंगे। ये प्रॉब्लम बेसिकली आसान था, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं वर्टिकल लाइन। जरूरी नहीं है आप भी वर्टिकली ड्रॉ करें, आप हॉरिजॉन्टल भी लाइन चारों के चारों ड्रॉ करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जानबूझ के वर्टिकल ड्रॉ किया, आपको समझना चाहिए, पहला प्रॉब्लम है इसके लिए। यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मेरे सारे के सारे जीरोस कवर हो चुके हैं। बताएं कितने लाइंस आए? सर 4। ठीक है, तो अब अगले मेथड के अंदर हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? चेक नंबर ऑफ रोज ऑब्लिक कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस। ये हमें बताएगा कि लाइंस हुए या नहीं हुए। कितने रो या कॉलम है? 4। और कितने लाइंस है? 4।
अगर ये मैचअप हो गया, इसी का मतलब ऐसा है कि असाइनमेंट शेड्यूल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ना, असाइनमेंट प्रॉपर हो चुके हैं, बस इससे हमको असाइनमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा है? तो इससे हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि नंबर ऑफ रो और कॉलम और नंबर ऑफ लाइन सेम है क्या। तो बराबर 4 रो या 4 कॉलम है, और जो लाइंस ड्रॉ किए थे वो भी बराबर कितने हैं, 4 ही है, जिसमें सारे के सारे 0 कवर हो चुके हैं, है ना। अब अगले स्टेप में, स्टेप 4 में हम बनाएंगे असाइनमेंट, और उसके बाद में फाइनली असाइनमेंट शेड्यूल लिखेंगे, ठीक है। स्टेप 4, assigning थ्रू जीरोज, जीरोज के थ्रू असाइनिंग करेंगे हम लोग। अब आप ही तो बताएं मुझे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, P Q R S 6084, 6084, 4320, 4320, 0245, 0245, 4206, 4206। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा अभी तक। अब हमें असाइन करने का है थ्रू जीरोज। तो ये जो PQRS क्या थे रे, मैं भूल चुका हूं, पहला क्वेश्चन था, हाँ, PQRS जॉब थे और 1 2 3 4 मशीन्स थे। तो सबसे पहले ये 0 है, ये बता रहा है असाइनमेंट का। तो ये P ये जॉब को सेकंड मशीन को असाइन करने का है। अब एक बार P को सेकंड मशीन में असाइन कर दिया, अगर यहां कहीं 0 रहते भी थे इस रो में तो मैं उसको काट देता था, मैं उसको असाइन नहीं कर सकता था, बिकॉज P मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूं 2 पे। उसी तरह से जॉब Q को मैं असाइन कर रहा हूं मशीन 4 पे। अब अगर इधर कहीं 0 रहते थे तो उसको मुझे काट देने पड़ते थे, इस क्वेश्चन में है ही नहीं, है ना, लेकिन रहते थे तो हमें काट देने पड़ते थे। ये जॉब R असाइन कर रहा हूं पहले मशीन को और जॉब S असाइन कर रहा हूं थर्ड मशीन को। इसी के साथ में हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे स्टेप 5 और हमारी आखिरी स्टेप है ना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कंटेनिंग असाइनमेंट शेड्यूल। असाइनमेंट शेड्यूल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसके अंदर मैं लिखूंगा सबसे पहले। अब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन के हिसाब से लिखना पड़ेगा। जॉब 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 के बाद में मशीन्स प्रोसेसिंग कॉस्ट इन रुपीज, मशीन्स प्रोसेसिंग कॉस्ट इन रुपीज। और उसके बाद में टोटल तो मैं लिखूंगा ही। जॉब है PQRS, ठीक है। ये मैं जॉब अलग कलर के पेन से लिखूं क्या, तो ठीक है, मैं ये लिख लेता हूं। ये है P की कॉस्ट, P
हमने कहां साइन किया है, सेकेंड। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स में जाइए, जो क्वेश्चन था सेकेंड कॉलम में है ना, पी और सेकेंड मशीन और जॉब पी है ना, सेकेंड मशीन और जॉब पी की प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी थी, 25 रुपए, 25 रुपए थी। क्यू को असाइन हुआ मशीन 4 को, मशीन 4 और क्यू की कॉस्ट कितनी थी, 21 रुपीज। जॉब आर असाइन हुआ पहले मशीन को, जॉब आर और पहले मशीन के असाइनमेंट कॉस्ट 19 रुपए, प्रोसेसिंग कॉस्ट 19 रुपए। और एस हमारा असाइन हुआ थर्ड मशीन को, एस और थर्ड मशीन की कॉस्ट है 34। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने असाइनमेंट शेड्यूल बना लिया। पूरा का पूरा असाइनमेंट शेड्यूल बना लेने के बाद हम लोग लिखेंगे, है ना, पूरा का पूरा असाइनमेंट हमारा हो चुका है। इसके बाद में जनरली हमें एक आदत रहती है, हम लोग लिखते रहते इसमें, है ना, टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मैं यहां कर लूंगा यूज, लेकिन आप लोग मैन्युअली करेंगे। 25 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 34, तो ये आ गए 99 रुपीज 99। ठीक है, यही है हमारा आंसर। सबसे पहला प्रॉब्लम था और उसका सबसे पहला आंसर हमारा आ चुका है। सबसे पहला प्रॉब्लम का सबसे पहला आंसर आ चुका है। इसी में हमको एक लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट, द प्रोसेसिंग कॉस्ट मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट। मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लिख रहा हूं, पहला प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन अच्छा आना चाहिए, तो इसके लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है कि क्या आपको चाहिए। तो हमको चाहिए था फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। ऑप्टिमल असाइनमेंट to minimize total processing cost is, है ना, is job P मैं थोड़ा इसको भी चेंज करता हूं, मिनिमम कॉस्ट विथ optimum optimal assignment schedule is ₹99। ठीक है, इसी के साथ में हमने हमारा पहला प्रॉब्लम अच्छे से एकदम कर लिया, अलोंग विथ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन के चक्कर में ही तो इतना, नहीं तो प्रॉब्लम करना फटाफट हो जाता, लेकिन हमें पूरा प्रॉब्लम अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में करना पड़ेगा। तो ये पहला प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले प्रॉब्लम के साथ में, और सारे प्रॉब्लम में हम सारी की सारी वैरायटी कवर कर ही लेंगे। ओके दोस्तों, ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। पूरा अच्छे से लिखे, बुक लाए, कंप्लीट करें, ठीक है, थैंक यू।